तो लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात की हुई थी। पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जो कि कोवलेंट बॉन्डेड होता है, और कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। इन दोनों के बीच में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसी को हम बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कई सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे कि फिजिकल स्टेट H2O लिक्विड है, जब H2S तो गैस है। समटाइम्स लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज ऑल्सो वेरी इजी, लाइक अमोनिया। अमोनिया जो है उसका लिक्विफिकेशन बहुत इजी होता है, जबकि PH3 जो है वो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कई सारी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे सकता है। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। सभी एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल हम ऑर्गेनिक के अंदर भी करने वाले हैं। तब भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में रिवाइज करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी ये अपनी असर डालता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद अब हमें देखना है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और इसके अंदर आपने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा होगा। आयोनिक बॉन्ड के लिए बॉन्ड हेबर साइकिल का हम यूज करते हैं। आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है, दो आयंस के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तब बॉन्ड हेबर साइकिल से उसकी लेटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि हमें बनाना है बॉन्ड हेबर साइकिल फॉर NaCl। तो मान लो कि भाई हमारे पास सोडियम सॉलिड है, और एक हमारे पास है 1/2 Cl2 गैस। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसके अंदर से NaCl सॉलिड फॉर्म होता है। 1 मोल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमें मिलता है। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? आप याद करो, जब भी कभी 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, किस में से? उसके ही एलिमेंट्स के अंदर से, और स्टैंडर्ड स्टेट में, तब जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर ये 1 मोल कंपाउंड बना है तो हम इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर जो भी कोई हीट प्रोड्यूस हुई है, वो हीट क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या फिर हीट ऑफ रिएक्शन। इसे आप बोल सकते हैं डेल्टा H, या फिर डेल्टा टोटल H, या फिर डेल्टा HF, जो भी आप समझे। 1 मोल कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है उससे, उसके ही एलिमेंट्स के अंदर से, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, तो फिर यहाँ पर जो वो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होने वाली है, वो हीट क्या कहलाएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब मैं क्या करता हूं, इसी रिएक्शन को, हेस का रूल तो आप जानते हैं, हेस के रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिएक्शन को कितने भी स्टेप में करें, जो नेट ऑल ओवर हीट चेंज है वो तो कांस्टेंट रहता है। तो फिर यहाँ पर भी वो हम अप्लाई कर दे। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो सोडियम सॉलिड है उसके उसमें से पहले मैं बनाता हूँ सोडियम गैस। सॉलिड में से डायरेक्ट गैस, सॉलिड टू गैस, उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा सब्लिमेशन H, या फिर डेल्टा H सब्लिमेशन, जो भी आपको लिखना है। ओके। और अब ये एक काम करते हैं, ये जो सोडियम है उसे आयोनाइज करके बना देते हैं Na+। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल गैसियस एलिमेंट टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस कैटायन। इसमें जो एनर्जी लगेगी उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा IH, या फिर IE, आप जो भी बोल दे। ओके, डेल्टा IH बोलो या फिर IE बोलो। IE1 दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
यहाँ क्या करना है आपको, क्लोरीन आपको लेना है 1/2 Cl2, पर ये 1/2 Cl2 बनाना तो पड़ेगा। क्लोरीन आपको मालूम है कि क्लोरीन हमें ClCl में ही मिलता है, मोलिकुलर स्टेट में ही मिलता है। तो आपको तो क्या चाहिए भाई, एक Cl चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। आपको ये बॉन्ड ब्रेक करके इसमें से 2 Cl एटम निकालने हैं, 2 Cl एटम निकालने हैं। ओके, 2 Cl एटम को अलग अलग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। आपको देनी पड़ेगी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ये सब वैसे थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये सब टर्मिनोलॉजी सीखी होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2 बॉन्ड एनर्जी, या फिर 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा डिसोसिएशन H। अलग अलग तरीके के सिंबल से आपको जो भी अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया Cl एटम, यहाँ पर बन गया Cl एटम। ये तो मोलेक्यूल था और हमें चाहिए था Cl एटम, तो अब ये एटम बन गया है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन अभी निकला है सोडियम से, वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर एंटर कर दे इलेक्ट्रॉन। तो चलो, इलेक्ट्रॉन तो अब ये क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर क्या बन गया, एनायन, गैसियस स्टेट में एनायन बना। और इसकी डेफिनेशन भी आपको मालूम है, कॉरस्पॉन्डिंग एटम में से ये एनायन बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बराबर है। यहां पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टर्म भी आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो भी आप लिख रहे हो, बराबर है। ये है सब्लिमेशन एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। और यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज EA1, या फिर डेल्टा EGH1 भी बोल दे, ऐसे भी आप सिंबलाइजेशन कर सकते हैं, डेल्टा EGH1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होंगी। तो ऑल ओवर अब हमारे पास क्या आ गया, एक तो हमारे पास है Na+ और एक हमारे पास है Cl-। अब ये Na+ और Cl-, अब ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ने के लिए तैयार है। मैंने आपको एक बार ऐसा ग्राफ बनाकर दिखाया हुआ था। मान लो कि अभी तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर Na+ है, यहाँ पर Cl- यार नेगेटिव चार्ज है, they are far away from each other, they do not exert any force of attraction on each other। अभी तो ये बहुत एक दूसरे से दूर है, मान लो कि they are at infinite distance, अभी तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे जैसे ये दोनों ही एक दूसरे के नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम नजदीक आ जाएंगे, और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और तब ये जाकर बहुत ही स्टेबल बन जाता है। अगर मैंने इसे और नजदीक लाने की कोशिश की तो ये दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये ग्राफ फिर ऐसे बढ़ जाता है। हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है पहले भी। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्लस और माइनस एक दूसरे के नजदीक आते हैं, हीट रिलीज होती है। ये तो ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और हीट। और ये हीट जब रिलीज होती है, कितनी हीट रिलीज होगी यहाँ पर, ये जो हमें लाइन दिखती है उसमें से एक हम बता सकते हैं। और किससे हीट रिलीज, क्यों हीट रिलीज होती है, क्योंकि इन दोनों आयनों के बीच कौन सा वाला फोर्स लगता है, कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F इज इक्वल टू के Q1 Q2, एनायन और कैटायन का चार्ज और इन दोनों का डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो भी आप बोले। तो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यहाँ पर इस फोर्स ऑफ कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन की वजह से हीट रिलीज हो जाती है और वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। तो आप जब भी कभी ये Na+ और Cl- इन दोनों को आप मिलाओगे, तो इन दोनों को मिलाते ही
इन दोनों को ही मिला के जब भी आप क्रिस्टल बनाओगे तब बहुत ही ज्यादा हीट हीट रिलीज होती है। इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर आप ऐसे बोल दे लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि ये क्रिस्टल बना है, लेटिस बना है, तो इसे हम कहते हैं लेटिस एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी, जो भी आप कुछ बोले। तो इसे कहते हैं यू, या फिर और इसका एक और भी सिंबल है डेल्टा लेटिस एच। इसे यू भी आप बोल सकते हैं और डेल्टा एच लेटिस भी बोल सकते हैं। इसका जो ये प्लस और माइनस साइन है वो डिपेंड करता है। अगर आपने क्रिस्टल लिया और उसको इतनी एनर्जी दी जिससे उसके ही आयंस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दूर हो गए, तो भी वो लेटिस एंथैल्पी है। या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस से दो एनायन और कैटायन आकर मिलते हैं और वन मोल क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी। प्लस और माइनस साइन तो वो आप कौन सी वाली रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स दिए गए हुए हैं और इन सभी स्टेप को मिलाकर आप ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हैश लॉ। क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर ये डेल्टा यू, इन सभी को आप लिख सकते हैं। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इन सभी को हैश के रूल के अकॉर्डिंग मिलाकर ये देख लेता हूँ। आपको ये बात समझ में आएगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस से एनायन और कैटायन जब भी कभी मिलते हैं और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटिस एंथैल्पी। और ये क्यों मिलते हैं भाई, ये जो है ये यहाँ पर कौन सा वाला फोर्स काम करता है, कोलम्बिक के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला जो फोर्स है वो यहाँ पर काम करेगा। तो लेटिस एंथैल्पी जब भी कभी आपको दी गई हो, आप लोगों को ये वाला फोर्स सोचना है। ओके, चलो एक काम करते हैं, इन सभी को मिलाओ अकॉर्डिंग टू हैश रूल। डेल्टा एच फॉर्मेशन या फिर डेल्टा एच रिएक्शन, आप जो भी बोल दे, इज इक्वल टू, ये सभी का सम करना है। पहले सब्लिमेशन, डेल्टा सब्लिमेशन एच प्लस यहां पर आ जाएगा वन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1, फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है EA1, और फिर यहाँ पर एक है लेटिस एंथैल्पी, या फिर आप बोल दो उसे यू, जो भी आपको लिखना है ये सब आ जाएगा। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इन सभी के अंदर ये जो पूरी रिएक्शन है, सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक बाय नेचर। सब्लिमेशन तो कब होता है, जब आप सिस्टम को हीट देते हैं, फिर वो गैसियस स्टेट में जाता, सॉलिड में से गैसियस में कन्वर्ट होता है, तो सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी भी, यहाँ तो हम क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये भी प्लस में ही आएगा, इसकी साइन प्लस आएगी, एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन इज ऑफ कोर्स ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजी तो निकलता नहीं है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये तीनों के तीनों प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस के लिए हीट की जो साइन है वो कौन सी वाली आएगी, प्लस। दैट इज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और ये और यू, ये दो जो है, इलेक्ट्रॉन अभी ऐड हुआ तो सिस्टम में से हीट निकलेगी एक्सोथर्मिक। और यू, इस केस में तो यू नेगेटिव ही होगा क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आकर आयंस मिल रहे हैं और वन मोल क्रिस्टल बन रहा है। तो यहाँ पर हीट की साइन आएगी माइनस, दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक। अब इसमें से, इन सभी में से आप ये यू निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे वो पूरी कैलकुलेशन नहीं लिखता है, बाकी तो यहाँ पर ये सब वैल्यूज दी गई होगी आपको। ये फॉर्मेशन की हीट दी गई होगी आपको, यहाँ पर ये सब्लिमेशन की बॉन्ड एनर्जी, इन सभी की हीट आपको दी जाएगी एग्जामिनेशन में, और आपको ये यू निकालना है। तो आप ये क्रिस्टल लेटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। क्रिस्टलाइन एंथैल्पी किसी भी के लिए आपको निकालनी हो तो ये यू निकाल सकते हैं। अब तो ये सिर्फ समेशन सब्सट्रैक्शन ही करना है। तो ऐसे ही कोई भी क्रिस्टल के लिए आप लेटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी क्रिस्टल कितना स्टेबल है।
जितनी ये यू की वैल्यू नेगेटिव में आएगी उतना ही क्रिस्टल स्टेबल बनेगा। ओके, इतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, उतना ही वो क्रिस्टल है वो स्ट्रांग बन जाएगा। और अगर ये लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो गई तो ये क्रिस्टल है वो इजीली नहीं ब्रेक हो पाता है, और ब्रेक ना होने पाने की वजह से वो वाटर में भी डिजोल्व नहीं होता है। लाइक बी ए एस ओ फोर के अंदर लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो फिर ये डिजोल्व नहीं हो पाता। ओके, तो यहाँ से भी थोड़े से लॉजिक वगैरह सब बनते हैं। वो सोल्यूबिलिटी के बारे में तो बाद में बात करने वाले हैं हम। अभी तो मैंने ये पूरा का पूरा जो बनाया हुआ है इसे कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। और यहाँ पर ये सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, यू। और यू की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। आप भी ऐसे एक क्रिस्टल बनाओ। आप एक काम करो, एमजीओ के लिए बनाओ। आपको बॉर्न हेबर साइकिल बनाना है एमजीओ के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए बनाना है, बनाओ भाई। इजी है, ट्राई करो। सभी लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए ट्राई करें। पहले तो उसकी फॉर्मेशन वाली रिएक्शन लिखनी है। एक मोल कंपाउंड फॉर्म होता है, उसमें जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उसके अंदर से, और वो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए। सो यहाँ पर आप पहली रिएक्शन क्या लिखेंगे, formation of one mole of compound from their constituent elements in their standard state। तो मुझे ये MgO सॉलिड बनाना है, 1 मोल बनाना है। और यहाँ पर ये बनाने पर जो हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 1/2 O2 गैस। बाकी की रिएक्शंस पूरी करें। पहले यहाँ पर आएगा सब्लिमेशन एंथैल्पी, और सब्लिमेशन हो जाने पर आपको मिलेगा मैग्नीशियम की गैस, मैग्नीशियम वेपर। और फिर अब आपको क्या करना है, बनाना है Mg+2। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग IE1 प्लस IE2। यहाँ पर 2 टाइम्स आयोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि Mg तो +2 है। तो आपको 2 बार आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, IE1 प्लस IE2। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बार हुई तो आपको क्या मिल गया भाई यहाँ पर, Mg+2, और ये गैसियस स्टेट के अंदर। चलो O2 के लिए आप लोग लिखे। O2 में सबसे पहले तो क्या आएगा भाई, 1/2 बॉन्ड एनर्जी। 1/2 बॉन्ड एनर्जी से क्या मिला, सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन गैस।
इसके अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, Mg में से जो निकलेंगे वो इसमें एंटर हो गए। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होने की वजह से ये बन गया O-2 गैस। यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, E A1 प्लस E A2। अब ये Mg+2 है, ये O-2 है, दोनों ही गैसियस। और अब ये दोनों ही मिल करके इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब भी कभी अप्रोच करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, और जो भी हीट रिलीज होंगी उसे क्या बोलते हैं, यू। और ये जो यू है उसके अंदर कौन सा वाला फोर्स बताओ, के Q1 Q2 अपॉन R²। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K Q1 Q2 अपॉन R²। आर नहीं होता, R² होता है। शायद मैंने पहले आर लिख दिया होगा मिस्टेक से, आप लोग देख लेना वो, K Q1 Q2 अपॉन R²। या फिर आप इसे पोटेंशियल एनर्जी की तरह ट्रीट करें तो फिर आप यहाँ आर भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मान ले भाई, फोर्स की जगह आप मान ले पोटेंशियल एनर्जी, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 अपॉन R। एक चीज आप नोट करो, यहाँ पे चार्जेस देखो, Mg+2 और O-2, 2 और 2 +2 -2। चार्ज जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और NaCl में तो 1 और 1 होता है, Na+Cl-। तो ऐसा देखने को मिला है कि जो NaCl है यहाँ तो चार्ज प्लस और माइनस है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट हमें मिला है लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और MgO का देखें, इसमें तो क्या आया, +2 -2, तो इसका देखने का मिला है 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कितना बड़ा चेंज आ गया। यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई और जो भी अट्रैक्शन हुआ यान के बीच में वो बहुत ज्यादा है, तो इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा निकला है, क्योंकि ये कोलम्बिक अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का हो गया। लेटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये भी हमें एक्सपेरिमेंट से देखने को मिलता है। ये हो गया बॉर्न हेबर साइकिल फॉर MgO। तो सभी के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। पर अब ये बॉर्न हेबर साइकिल जो हमने बनाई है उसका लॉजिक क्या है, हमें सीखना है अल्टीमेटली फजान्स रूल। तो थोड़े से डेटा देखकर हम सोचते हैं आगे क्या है फजान रूल। देखो ये थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी है, और ये बॉर्न हेबर से प्राप्त हुई लेटिस एंथैल्पी है। लिथियम क्लोराइड के लिए जो हमें मिली है 825, और यहाँ पर 817, तो 0.8 का डिफरेंस। NaCl के लिए एग्जैक्ट मिलता है। KCl KiCF2 और CdI2 के लिए देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। तो ये डिफरेंस क्यों है, उसी के लिए फजान ने थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दिया, और उसने सोचा, हमने अभी आप लोग देखे, हमने पहले भी ऐसा बोला था कि 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा तो आयोनिक कैरेक्टर होता है, और वो हमने कैलकुलेशन किया हुआ था किससे, परसेंटेज आयोनिक इज इक्वल टू, याद करो आप, यहां पर क्या आएगा, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थियोरेटिकल इनटू 100। मैंने ये वाला आपको फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट के अंदर सिखाया हुआ था। इसी रूल के अकॉर्डिंग none of the bond is completely covalent and none of the bond is completely ionic. All covalent bond have some ionic character, as well as all ionic bond have some covalent character. किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर कैरेक्टर डेवलप हो जाने की वजह से ये जो वैल्यू है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंट, वो दोनों आपस में फिट नहीं हो पाती, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि आयोनिक बॉन्ड में भी थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, जिससे उसकी लेटिस एंथैल्पी डेविएट हो जाती है। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवलेंट बॉन्ड आएगा और उससे उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, वही तो फजन ने एक्सप्लेन किया है। फजन का जो रूल है वो किसके ऊपर बेसिस, किस पॉइंट के ऊपर आधारित है भाई, आयोनिक बॉन्ड शोज सम कोवलेंट कैरेक्टर।
और ये कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से उसकी कई सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, कंडक्टिविटी है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड है। तो वो सभी में जो भी कोई चेंज आता है वो हमें पढ़ना है, वो हमें सीखना है। फजान रूल यही तो कहता है। देखो, पोलराइजेशन एंड फजान्स रूल, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो पोलराइजेशन के ऊपर है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एक्कम्पेनीड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी ये सिखाऊंगा। एंड फजान्स रूल, फजान ने क्या किया कि मोलिक्यूल इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, although molecule is it is applicable on ionic compound, but ionic compound having some covalent character। तो ये कब कोवेलेंट ज्यादा हो जाता है? जब स्मॉलर साइज ऑफ केटायन, लार्जर साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर चार्ज ऑफ एनायन एंड केटायन, एंड आयन डज नॉट इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन। ये सभी, ये जो है वो सभी पोलराइजेशन के फैक्टर्स है। पोलराइजेशन क्या है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। पोलराइजेशन क्या होता है, आप लोग यहां पर ध्यान दें। मान लो कि एक मेरे पास कैटायन है, दिस इज कैटायन, और एक जो है वो मेरे पास एनायन है, ये है चलो एनायन, दिस इज एनायन। जनरली एनायन इज लार्जर देन कैटायन, ऐसा होता है जनरली। ये जो है वो दिस इज एनायन, और ये वाला जो है वो है कैटायन। अब क्या है कि कैटायन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये सब जो है उसके एनायन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ये सब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए ना, इलेक्ट्रॉन तो वेव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर अवेलेबल इन द एटम, इन एनायन। तो कैटायन जो है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे है, चलो विच कम्स फ्रॉम द कैटायन बाय कंप्लीट ट्रांसफर। बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, तभी तो ये एनायन बना, और ये क्या बना? कैटायन। अब ये कैटायन अपनी जेड इफेक्ट की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जेड इफेक्ट दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी इसका एडवांटेज लेके यहाँ के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच खींच लेगा ऐसे। सो देर इज डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर चले आए। याद करो, कोवलेंट बॉन्ड दैट मीन्स इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहते हैं दोनों एटम के बीच में। तो पहले ये एटम तो, ये इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली एनायन के थे, अब थोड़े से शिफ्ट होकर कैटायन की ओर चले गए। दैट मीन्स इसके अंदर थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ। तो पोलराइजेशन दैट मीन्स अल्टीमेटली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन, इट विल डिस्टॉर्ट द एनायन। ये एनायन को डिस्टॉर्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है, और इससे क्या हो जाता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े से बीच में आ जाते हैं और कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है। अल्टीमेटली दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन दैट मीन्स डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जैसे देखो भाई, यहाँ पर ये कैटायन है और ये एनायन है, और इस कैटायन ने एनायन के ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट करने पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़े से नजदीक आ गए। तो दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। और जब भी कभी पोलराइजेशन होता है, कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता है। अभी ये जो कैटायन है उसने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचा, तो cation has some ability to attract electron cloud which is known as polarizing power, और anion has ability to undergo distortion, तो उसे क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन को तो होती है पोलराइजेबिलिटी और कैटायन को होता है पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ही ये क्लाउड अभी और कैटायन की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और जितनी पोलराइजिबिलिटी ऑफ द एनायन, उतना ही वो इजीली पोलराइज होता है। दोनों ही बढ़ने की वजह से पोलराइजेशन बढ़ता है, और पोलराइजेशन बढ़ने की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। तो दिस इज द बेसिक नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोवलेंट नेचर इन आयोनिक कंपाउंड।
आयोनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, वो पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ऐसा फजन ने दिया गया हुआ है उसके द्वारा। ओके, उसने ऐसा कहा है। तो बेसिकली हमें इस इन दोनों के ऊपर काम करना है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी है, यहाँ देखो। जैसे कि ग्रेटर द कोवलेंट नेचर, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। भाई कोवलेंट कैरेक्टर से बॉइलिंग चार्ज डिक्रीज हो जाता है तो फिर वो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे, बराबर है। लार्जर लेटिस एनर्जी, यहाँ पर ये लार्जर नहीं, ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ये थोड़ी कम कम आनी चाहिए। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और फाई क्या है वो मैंने आपको बताया। फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चलो, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना फाई बढ़ेगा और इतना ही पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, बराबर है। तो आप यहाँ देखो, जैसे कि मैंने चार्ज बढ़ाया है, ये Na प्लस है, ये Mg+2 है और Al+3 है। चार्ज मैंने बढ़ाया तो वैसे ही ये जो एनायन है वो थोड़ा सा और डिस्टोर्ट हुआ, फिर ज्यादा, और फिर यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा पोलराइज हो गया। यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर कम प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ पर ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर प्रोड्यूस हुआ होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। Al+3 जो है उसका जो भी कोई सॉल्ट है वो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नायन का डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा हो गया है, इसीलिए। तो जब भी कभी चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन पावर उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, पोलराइजिंग पावर जो है उसका बढ़ गया। तो यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ द एनायन ज्यादा हुआ। पोलराइजेशन एनायन का ही होता है, तो पोलराइजेशन बढ़ जाने पर कोवलेंट कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा है वॉल्यूम। देखो, कैटायन का वॉल्यूम अगर कम हुआ तो फाई बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ पर तो फाई बहुत ज्यादा आएगा ना, चार्ज डेंसिटी है, फाई इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, हाई है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच में आ जाएंगे। फिर सोडियम में कम है, पोटेशियम में कम, और रुबिडियम में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस पोलराइजेशन। और दूसरा क्या देखना है, चार्ज ऑफ द कैटायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। कैटायन के लिए दो, आप देखो ना यार, यहाँ पर दो टर्म्स है, एक Q है और एक V है, तो ये दोनों ही तो आपको लिखना है, ये दोनों के लिए आपने ये बना दिया, बराबर है। दोनों के लिए हमें ये डेटा मिला। वैसे ही पोलराइजेबिलिटी जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वहां पर भी तो आपको यही देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली। यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, एनआईएन में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। तो चलो, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, ये देखो पोलराइजेबिलिटी है, पर यहाँ पर भी फाई ही है, पर ये फाई किसके लिए अप्लाई करना है बताओ। ये जो फाई है वो आपको अप्लाई करना है पर इलेक्ट्रॉन के लिए। नाउ फाई इज इक्वल टू एटम के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। जितना ज्यादा यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा उतना ही पोलराइजेशन भी बढ़ता चला जाएगा। देखो, एफ माइनस है, ये O-2 है, चार्ज बढ़ा, थोड़ा सा पोलराइजेशन हुआ, N-3 ज्यादा पोलराइजेशन, C-4 और ज्यादा पोलराइजेशन। चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन इन बोथ केसेस इफ इट इज इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। चार्ज बढ़ने पर हमेशा तो पोलराइजेशन बढ़ने ही वाला है, वो फिर कैटायन का हो या फिर एनायन का, दोनों का। तो चार्ज के बारे में तो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देखो, वॉल्यूम ऑफ एनायन जब भी कभी लार्जर होता है, ये आप देखना, ये पॉजिटिव के बारे में नहीं है। जब भी कभी वॉल्यूम ऑफ एनायन लार्ज होता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है। ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगा, तो कोई फॉरेन बॉडी आकर इसे इजीली पोलराइज कर सकता है। तो देखो, ये फ्लोरीन का पोलराइजेशन तो बहुत ही कम हुआ, Cl- का थोड़ा सा हुआ, Br का और अच्छे से हुआ, और आयोडीन का देखो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हुआ। साइज बढ़ जाने पर पोलराइजेशन बढ़ता है, साइज पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। ओके, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस।
तो आप लोग ये भी याद रखें। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जनरली एफ माइनस और ओ माइनस टू का पोलराइजेशन नहीं होता है। एफ माइनस टू और ओ माइनस टू का पोलराइजेशन नहीं होता। ये दोनों ही बड़े बहुत हठीले स्वभाव के हैं, इसका पोलराइजेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे हैव स्मॉल साइज। साइज भी इसकी बहुत स्मॉल है, और ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे डू नॉट टेंड टू पोलराइज। वो पोलराइज होने का इसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। अगर आपको इसे पोलराइज करवाना ही है, अगर आपको पोलराइजेशन इसके अंदर करवाना ही है, तो फिर आपको ऐसे कैटायंस देखने होंगे, ऐसे कैटायन ढूंढने होंगे जो इसी को भी पोलराइज कर सके। बराबर है। तो એવા કોઈ એવા કેટાયન ગોત્યા હો કે આને મન થઈ જાય કે ચાલો હું રિએક્શન કરી નાખું, બરાબર, ગમે એને હા ન પાડી દે, ચાલો રિએક્શન કરી લઈએ, જેવા તેવા ના ન પાડે, એટલે આની માટે થઈને આપણે શું કરીએ, सम कैटायंस, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई मेरे पास Be+2 है, ये Be+2 है, फिर मेरे पास है लिथियम प्लस, और एक मेरे पास है Al+3। ये तीनों ये तीनों की साइज बहुत ही कम है, और साइज कम होने के कारण ये तीनों इन दोनों को भी पोलराइज करवा सकते हैं। बाकी और कोई केटायन आपको दिखे इन दोनों के साथ, सोडियम हो पोटेशियम हो, तो ये पोलराइज ही नहीं हो पाते। इसे पोलराइज करने के लिए इन इन तीनों से भी ये उतना तो पोलराइज नहीं होता है, पर थोड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं। बहुत ही पोलराइजेशन नहीं बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा ही पोलराइजेशन बता रहा हूं मैं, इतना ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं। इन तीनों से इन तीनों से ये थोड़ा सा पोलराइज हो जाता है। बराबर है। आप लोग ये पॉइंट नोट करें, आगे काम लगेगा। मान लो कि भाई मेरे पास LiF है, LiI है लिथियम आयोडाइड, फिर सोडियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड, ऐसे कंपाउंड दिए गए हुए हैं। तो आप सोचो इसके अंदर कॉमन चीज क्या है। इसके अंदर कॉमन चीज है आयोडीन। तो यहाँ पर जो भी कोई चेंज हो रहा है वो है लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। तो ये लिथियम में से सोडियम, सोडियम में से पोटेशियम और पोटेशियम में से सीजियम, अब जब कभी हम जा रहे हैं तो क्या होगा। या फिर शायद ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुझे तो वो साइज के बारे में आपको बताना है, तो ऐसे मैं कर देता हूँ। जब भी कभी आप ऐसे चलते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाती है। सीजियम से छोटा होगा रुबिडियम, उससे पोटेशियम, उससे सोडियम और फिर लिथियम। आपको जो भी रेफरेंस लेना है, बराबर है, टॉप टू बॉटम ले या बॉटम टू टॉप, जो भी आपको लिखना है, ऐसे साइज इंक्रीज होती है और ऐसे साइज डिक्रीज होती है। तो चलो यहां पर हम लिखते हैं साइज इंक्रीजेस, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होती है। अच्छा, कैटायन की साइज स्मॉल हो तब पोलराइजेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर ये साइज इंक्रीज होने से की वजह से कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीजेस, देयरफॉर पोलर फाई फाई डिक्रीजेस, और फाई डिक्रीज होने पर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो गया। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम हुआ तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं
कोवलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा होगा? LII में, फिर NAI में, फिर KI में, फिर RBI में, और लास्ट में CSI में। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कोवलेंट कैरेक्टर। चलो, सबसे ज्यादा आएगा LII, उसके बाद NAI, उसके बाद में KI, उसके बाद में RBI, और फिर CSI। ऐसा देखने को मिलता है ये जो LII है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ बहुत ही कम है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए और कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसे सोचना है, जो भी कोई क्वेश्चन आपको दिए जाए आपको ऐसे ही सोचना है। ऐसे अगर आप इन इन ट्रेंड ट्रेंड को आप ध्यान में कोई भी कंपाउंड है आप पहले देख लीजिए इसमें कॉमन क्या है। NIN कॉमन है या फिर कैटायन कॉमन है, जो भी कॉमन हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि आपको ऐसे दिया गया हुआ है NaF, NaCl, NaBr, NaI, इनके लिए आप बनाओ। आप अपनी तरीके से कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालो इसमें। इसमें हो जाने पर एक और मैं ऑर्डर देता हूं आपको। इनमें भी कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। चलो उसके बाद मैं इसके लिए बनाऊं। इन सभी के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर का आपको ऑर्डर बनाना है। बनाओ भाई, अपनी तरीके से बनाओ। सूरज डभोली। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड में कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बना। सूरज डभोली सेंटर। सूरत पालनपुर।
सूरत पालनपुर। Sir, NaI is greater than NaBr, NaBr is greater than NaCl और NaCl is greater than NaF. ओके, बराबर है। यहाँ पर जो ऑर्डर बना वो कुछ ऐसे ऑर्डर बना है। NaI जो है वो सबसे ज्यादा है, इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में NaBr, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है। फिर उसके बाद में NaCl, और NaF जो है वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक ही रहेगा, इसके अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं होता, और सोडियम F- का पोलराइजेशन नहीं कर पाता। तो आप देखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहेगा। इसका ज्यादा है, इसका थोड़ा सा कम होगा, इसका कम, और इसका सबसे ज्यादा कम मिलेगा आपको मेल्टिंग पॉइंट। अभी हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। वो हम सीखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। Al2O3, AlN, AlF3, इसका ऑर्डर बनाना है भुज सेंटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इसका ऑर्डर बनाना है। भुज सेंटर। सर AIF3 का सबसे ज्यादा, फिर AIN का और फिर AL2O3 का। यहाँ पर कॉमन क्या देखना है, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड दैट मीन्स O-2। ये नाइट्राइड है N-3 और F-1। जितना ये Al+3 तो सभी में कॉमन हो गया ना। तो जितना एनआईएन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उसकी उतनी ही पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बनेगा, ऐसे ऑर्डर बनेगा, देखो। सबसे पहले आएगा LiN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फिर उसके बाद में Al2O3, और इसके बाद में AlF3। मैंने आपको यही तो पहले सिखाया, जो भी कोई कॉमन पैरामीटर है उसे निकाल लो। Al+3 को सभी में से निकाल लो, तो आपको ये मिल जाएगा। चलो भाई, नीचे वाले एग्जांपल में बताऊं। ग्रुप 2 के क्लोराइड्स दिए गए हुए हैं। ये सभी के सभी ग्रुप 2 के क्लोराइड्स है। ज्ञानवली, वलसाड, वलसाड सेंटर। वलसाड सेंटर। BeCl, MgCl2, CaCl2, SrCl2 and PaCl2। यहाँ पर ये ऑर्डर ऐसे ही आएगा, क्योंकि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाने वाले हो साइज बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन करने की जो कैपेसिटी है कैटायन की वो कम हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर मिला, सबसे ज्यादा BeCl2। आप लोग याद करें, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता था। यहाँ Be+2Cl- ऐसे नहीं होता। ये sp हाइब्रिडाइजेशन बनाकर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेता था। ओके। अच्छा, ये इसमें तो ऐसा था, पर ये Mg में से सब चेंज हो गया। यहाँ पर तो आयोनिक बॉन्डिंग आ जाएगा। फिर ये CaCl2। ओके। उसके बाद में SrCl2। और लास्ट में बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में तो बॉन्ड बहुत ही ज्यादा आयोनिक होते हैं। ये इतना पोलराइजेशन नहीं कर पाता कि बेरियम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो। ये नहीं होने वाला। NaCl, AlCl3, MgCl2। NaCl, पोरबंदर सेंटर बोलो। सूरत डबोली। पोरबंदर सेंटर। AlCl3 greater than MgCl2 greater than NaCl। बराबर है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट होता है, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम कंसीडर करते हैं। बराबर है। इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये कौन सा वाला होता है, कोवेलेंट।
उसके बाद में MgCl2, इसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये तो आयोनिक, और NaCl तो पूरा का पूरा आयोनिक ही है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ चार्ज सबसे ज्यादा है, चार्ज कम हुआ और फिर और कम हो गया, तो फिर आयोनिक नेचर भी प्रीडोमिनेट होगा। इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, चार्ज बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। चलो और एक एग्जांपल ये सिल्वर वाला बता दो, सूरज डभोली। सूरज डभोली सेंटर। जामनगर हरिया। Sir, AGI greater than AGDF, greater than AGCF, greater than AGF. ओके, बराबर है। यहाँ पर AGI जो है वो सबसे ज्यादा कोवलेंट निकलेगा, फिर AGBR, फिर AGCL और लास्ट में AGF। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये इन सभी में से ये तीनों के तीनों स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। आपने शायद ये केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम का ही ये पार्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ये सिर्फ AgF है, वो ही सिर्फ वाटर में डिजोल्व होता है, बाकी के सभी डिजोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। सबसे ज्यादा इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर है, तो इसके अंदर की जो कलर की इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। ये जो है AgI, ये एकदम डार्क येलो होता है। ये जो है वो सिर्फ येलो होता है, लाइट येलो होता है। इसके तो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, और ये जो है उसके प्रेसिपिटेट जो है ये नहीं होते, ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और ये कलरलेस, या फिर इसे भी वाइट बोल दो। और ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल। ये तीनों के तीनों स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बराबर। ये जो है वो है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, और दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। और ये जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो कई सारे यहाँ पर हमको चेंज देखने को मिल गए। अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी करने के लिए पहले हम देख लेते हैं साई टाइप ऑफ केटायंस, टाइप्स ऑफ केटायंस। अलग अलग तरीके के केटायन हमको मिलते हैं। पहले एक थोड़ा सा टेबल बनाकर वो मैं आपको दिखाता हूँ, कौन कौन से वाले केटायन, अलग अलग तरीके के केटायन जो है वो हमें मिलते हैं। चलो भाई, पहले तो ऐसे केटायन जिसके अंदर इनर्ट गैस जैसी कन्फिग्यूरेशन हो, इनर्ट गैस लाइक कन्फिग्यूरेशन लाइक केटायन। इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन यानी कि उसके अंदर NH2 NP6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस वगैरह। इसके अंदर नियॉन कोर कंप्लीट हुआ, इसके अंदर आर्गोन कोर कंप्लीट हुआ, और आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्यूरेशन क्या है, NH2 NP6। ये बहुत ही कॉमन तरीके के होते हैं। दूसरे वाले देखें तो सूडो इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस कैटायंस। सूडो इनर्ट गैस कैटायंस में क्या होता है, NH2 NP6, और यहाँ पर ND10 होता है। डी के अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें आते हैं, तो टोटल इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल, यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो बन सकते हैं, जैसे कि कॉपर प्लस, Zn+2,
Ga+3, Ag+, Cd+2, Hg+2, ऐसे कई। और लास्ट वाला जो है वो है नॉन इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन। यहां पर ये NH2 होता है, ये Np6, फिर ND10, और फिर N+1 S2। यहाँ पर रूल जो अप्लाई होता है वो 18+2 इलेक्ट्रॉन का अप्लाई होता है। और ऐसे एनायन के अंदर इंडियम+, थैलियम+, बिस्मथ+3, ये सब टाइप ऑफ कैटायंस है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल पी है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखो डी ऑर्बिटल आ गई है, पी और डी। और यहाँ पर तो एन और पी और ये एस। तो कहने की बात ये है, ये जो सभी कैटायंस है ये 8 इलेक्ट्रॉन वाले, उसकी कंपैरिजन में ये सुडो इनर्ट गैस के लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। और उसकी कंपैरिजन में ये 18+2 वाले में जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, इसका न्यूक्लियस का पावर बहुत ही ज्यादा है। तो ये पोटेशियम, मान लो कि मुझे ऐसा पूछा गया दोनों में से कौन ज्यादा वाटर में डिसोल्व होगा, NaCl और CuCl। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। NaCl और CuCl में दोनों में प्लस चार्ज ही है, बराबर है, साइज भी लगभग सेम आ जाती है। तो फिर इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कोवलेंट, जो ज्यादा कोवलेंट वो वाटर में इतना ही कम डिसोल्व होगा, आयोनिक तो वाटर में ज्यादा डिसोल्व होने वाला है। तो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल की वजह से आपको ऐसे भी याद आना चाहिए, सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन करता है, एस, फिर पी, फिर डी, और एफ का स्क्रीनिंग सबसे कम। तो ये डी ऑर्बिटल वाला है, तो डी ऑर्बिटल में जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, स्क्रीनिंग कम तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा। और जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो फिर इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होने पर ये ज्यादा कोवलेंट है, मोर कोवलेंट। और ये जो है वो लेस कोवलेंट। तो वाटर में कौन ज्यादा डिसोल्व होगा, NaCl, नहीं कि CuCl। NaCl जो है वो वाटर में ज्यादा डिसोल्व हो सकता है। चलो मान लो कि आपको ऐसे पूछा गया, आप लोग भाई ये ऑर्डर बनाए, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ही बनाए, बराबर है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ही ऑर्डर बनाए। पहला था NaCl, CuCl। मान लो कि मुझे दिया गया हुआ है CaCl2, CdCl2। चलो मुझे दिया गया हुआ है ZnCl2, HgCl2। लो एक अलग टाइप का ही एग्जांपल है ये। बनाओ अपनी तरीके से बनाओ भाई। इन सभी का कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है, पेयर मैंने दी गई हुई है यहाँ। अब बनाओ ऑर्डर। अहमदाबाद सेंटर, पहला तो मैंने बता दिया, ACUCl ज्यादा कोवेलेंट है। कैल्शियम क्लोराइड कैडमियम क्लोराइड में कौन ज्यादा कोवेलेंट, कैल्शियम क्लोराइड कैडमियम क्लोराइड में कौन ज्यादा कोवेलेंट, अहमदाबाद सेंटर।
भैया आंसर दीजिए फटाफट। कैडमियम क्लोराइड। कैल्शियम जो है वो एस ब्लॉक का है और ये डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक वाले कौन कौन से है? स्यूडो इनर्ट। इनर्ट गैस की कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इसकी कंपैरिजन में नॉन इनर्ट गैस वाले और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम क्लोराइड के कंपैरिजन में CdCl2 इज मोर कोवेलेंट। चलो भाई, CdZnCl2 और HgCl2, जामनगर राधिका। ZnCl2 greater than HgCl2. कौन कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा भाई? जिंक क्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड? इन दोनों में से बोलो, नाम बोल के बताओ, मर्क्यूरी क्लोराइड या जिंक क्लोराइड? Zinc chloride. नहीं नहीं नहीं। आप लोग ने, मैंने आपको बताया, आप लोग देखें जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव में आप देखो, एक है मेरे पास Zn+2 और एक है मेरे पास Hg+2। Zn+2 के अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे? 13 प्रोटॉन्स। इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 80 प्रोटॉन्स। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? Mercury. अल्टीमेट अल्टीमेट कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया ना। आप लोग देखे क्या? आप लोग देखे, कवर करे जेड इफेक्ट को। चार्ज भी सेम, सभी आप भूल जाइए, जेड इफेक्ट को ही याद रखिए। ये टेबल भी मैं तो कहता हूं भूल जाइए, जेड इफेक्ट को याद रखे। तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp निकलेगा। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखते हैं। इसे आप वाटर में डिजोल्व करो, ये 100% डिजोल्व हो जाता है, जबकि ये सिर्फ 2% ही डिजोल्व होता है। HgCl2 क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट है। KCl और AgCl, KCl और AgCl, जामनगर हरिया। AgCl greater than KCl. AgCl जो है वो ज्यादा कोवलेंट निकलेगा, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, जबकि ये तो वाटर में बहुत अच्छी तरीके से घुल जाता है। बराबर है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर वाला, भुज सेंटर। FeCl2 FeCl3, ये तो बहुत ही इजी है। भुज भुज सेंटर, बोलो। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड? डिफरेंस क्या है देखो, पहले इसमें डिफरेंस क्या आया? Cl का. Cl तो कॉमन है, यहाँ पर Cl तो कॉमन है भाई। चलो, और कोई सेंटर ट्राई करना चाहेगा इसके अंदर? कोई कोई भी बता सकता है। किसी को इसका लॉजिक समझ में आया तो किसी, बोलो। So Rataboli, SSCl2 less than SSCl3. बराबर है। यहाँ पर Fe+2 है और यहाँ पर +3 चार्ज है, तो 3 वाला ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। 3 वाले के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो FeCl2 की कंपैरिजन में FeCl3 जो है वो ज्यादा कोवलेंट नेचर रखता है। इसीलिए तो ये FeCl2 पानी में ज्यादा घुलता है और ये इतना डिजोल्व नहीं हो पाता है। AlCl3 BiCl3, तो ये BiCl3 वाला ज्यादा निकलेगा। अच्छा चलो, मैंने एक 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 और दे दिया, ऐसे दिया हुआ है देखो। आपको दिया हुआ है AgCl और एक है TlCl, थैलियम क्लोराइड। थैलियम क्लोराइड, इसमें से कौन ज्यादा? इसमें से कौन ज्यादा कोवलेंट? बताओ, कोई भी बताओ। Yes, sir. Helium chloride is more covalent than AgCl. ये थैलियम क्लोराइड ज्यादा कोवलेंट निकलेगा। वैसे ये एक JEE एडवांस वाला क्वेश्चन हो गया AgCl, पर इसमें कुछ लॉजिक ज्यादा है नहीं।
हेलियम क्लोराइड जो है वो AgCl से भी कम घुलता है, वो भी एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ही है। तो जब भी कभी ऐसी टफ कंपटीशन हो तब आपको देखना है सिर्फ जेड इफेक्टिव, ये मैंने आपको बताया। अब इसकी एप्लीकेशंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर के ऊपर कैसे करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। थोड़े से मैं आपको सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर भी बताने वाला हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऑर्डर भी बताने वाला हूँ, और तब जाकर अब एक लेक्चर या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग फजांस रूल जाकर पढ़े और उसके MCQ करें। आपको वो मालूम, MCQ तो आपको सभी के सभी अभी ऐसे ही हो जाएंगे, मैंने देखे हुए हैं मॉड्यूल में से, तो आप लोग वो MCQ कर लेना अपनी तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े से MCQ बताकर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर बनाना हमें सीखना है और तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। तो इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू। बोलो। મોકમાં સોલ્યુશન ચેપ્ટર છે તેમાં ક્યાં સુધી આવવાનું છે? સોલ્યુશન ચેપ્ટર તમને મોકમાં રાખ્યું તો એ તો તમારે ત્યાં સેન્ટર ઉપરથી કેટલું ચલાવ્યું એ એને ખબર હોય ને। તમે સેન્ટરમાં તમારા ટીચરને પૂછી લેજો કે કયા ટોપિક સુધી ચાલશે। હા, કારણ કે સોલ્યુશનમાં બધા જ સેન્ટર અલગ અલગ ટોપિક ઉપર હશે। અમુક લોકો હેનરીના નિયમમાં પહોંચી ગયા હશે, હેનરીઝ લો થઈ ગયા હશે, અમુક લોકોને રાઉલ્ટ લોઝ થઈ ગયા હશે, અને અમુક સેન્ટરમાં તો હજી કોન્સન્ટ્રેશન ટર્મ્સ જ ચાલે છે। प्लस अमुक सेंटर वाला है तो ये मानो के पहले वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा थोड़ा वेरिएशन है। आप अपने सेंटर में से पूछ लेना कहाँ से है, जो भी सेंटर में कम होगा वो हम स्टैंडर्ड रखेंगे। ओके, ઓકે સર। हाँ, ओके, थैंक यू।